हरिखाख्या मङ्गलं पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्य माधव माधव हरि स्मरन्ति माधव नित्य सर्वकार्येषु माधवं शुक्लम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुज प्रसन्नं वदनं ध्याते सर्वघ्न प्रशान्तये श्रुतसकलकल्याणं भजनं यत्र जयते पुरुषं तमनं नित्यं भजामि शरणं हरि शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विष्णुधरं गगनसदृशं मेघवर्णं सौदगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनं। आप सबका स्वागत है आपके चहीते कार्यक्रम दशभुजा में, जहां आज हवाओं में घुली हुई है उड़ीसा की सुगंध और समुद्र की लहरों में बह रही है उत्कल दिवस की मधुर ध्वनि। और इसी में आज श्री भगवान जगन्नाथ की आरती और उनके आशीर्वाद के साथ हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन उड़ीसा राज्य बना था और इसी को आज सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ उत्कल समाज में प्रवासी उड़ीसा के सभी भाई बहनें एकत्रित हुई हैं। और आज उत्कल दिवस की जो भी हिस्ट्री है, जिस तरह से ये राज्य बना है, उसके बारे में हम और भी गंभीरता से जानेंगे। सालों पहले उड़ीसा से आए हुए भाई बहनें यहाँ पर बसे तो हुए हैं, लेकिन उनकी जो डोर है, मन की डोर, वो अपनी जन्मभूमि से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमारे साथ सर हैं जो हमें बताएंगे कि उड़ीसा फॉर्मेशन किस तरह हुआ और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। आज का जो उड़ीसा, आधुनिक उड़ीसा है, इसका जो इतिहास है, ये इतिहास को हम देखेंगे तो ये हमारा महाभारत का टाइम से भी इसका पूरा विवरणी है। महाभारत में भी इसका विवरणी है। तब से विभिन्न टाइम में अलग अलग समय पे इसका नाम अलग हुआ है, जैसे कि उत्कल, कलिंग, उड्र, कंगोद, विभिन्न नाम पे इसका नामित हुआ है। तो आज ये आधुनिक उड़ीसा, ये जो उड़ीसा का जो गठन हुआ है, ये जब इसको इतिहास को जो हम स्टडी करेंगे तो हमारा इतिहास, संपूर्ण इतिहास हमारा ख्रिस्टपूर्व 3 शताब्दी से पहले इसका इतिहास के बारे में पूरा विवरणी अवेलेबल है। जो हमारा जब कलिंग युद्ध हुआ था, अशोका, मौर्य सम्राट अशोका जब उड़ीसा को आक्रमण किए थे सन 261 BC में जब आक्रमण हुआ था, तब अशोक कलिंग को जीतने के बाद उनका मन में एक ऐसा आविर्भाव हुआ कि वो पूरा शांति के लिए ढूंढने के लिए निकल गए और बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। तब से ये जो कलिंग, इसको कलिंग युद्ध बोलते हैं। कलिंग युद्ध का बाद, उसका बाद जो है बहुत सारे बहुत पराक्रमी राजा आए हैं। सबसे जो पराक्रमी छेदी वंश का जो राजा थे खारवेल, हम सब इतिहास में जब जानते हैं खारवेल, उनका समय पे उड़ीसा जो कलिंग का जो गंगा से गोदावरी तक व्याप्त था। और उस टाइम में हमारा जो उत्कल का जो नौवाणिज्य का जो एक्सीलेंस और ये बहुत व्यापक था, जाभा, सुमात्रा, बोर्नियो तक व्यापक था। उसका बाद अलग अलग समय में बहुत सारे राजा आए। उसका बाद फिर मराठा, इसको लगभग 1550 का बाद मराठा, इसको मराठा नहीं, हमारा सुल्तान, दिल्ली सुल्तानेट इसको करीब 150 साल तक, 1650 तक इसको शासन में रहे। उसका बाद ऑफकोर्स मराठा 50 साल तक मराठा शासन में रहा, उत्कल मराठा शासन में रहा। उसका बाद फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश करीब 150 साल तक ब्रिटिश शासन किए। तब से ये उत्कल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये एक ही राज्य का रूप में नामित था। और इस तब हमारा जो उड़ीसा प्रदेश को स्वतंत्र करने के लिए जो जागरण, वो बहुत सारे हमारा महामनीषी है, जो कवि है, महामनीषी है,
राष्ट्रनायक है, उड़ीसा राष्ट्रनायक है, उनका समस्त प्रचेष्टा से ये एक स्वतंत्र प्रदेश, एक भाषा भित्तिक स्वतंत्र प्रदेश से ये 1936 अप्रैल 1 तारीख में एक स्वतंत्र प्रदेश का भाषा भित्तिक स्वतंत्र प्रदेश का रूप में ये सृष्टि हुआ। तब से ये अप्रैल 1 तारीख को हम लोग इसको उत्कल दिवस का नाम पे इसको हम मनाते हैं। और यहाँ जो हमारा जो लोकल हमारा अंडमान का जो स्थानीय उत्कलवासी है, यहाँ जो आके विभिन्न सरकारी नौकरी में है, वाणिज्य व्यवसाय में भी लिप्त है, वो लोग हम लोग ये 1979 में एक अनुष्ठान उनके लिए उनके लिए एक अनुष्ठान हम लोग स्थापित किए ये 1979 में। और ये हमारा ये उत्कल समाज है। हमारा यहाँ करीब 5000 आदमी यहाँ निवास करते हैं। और तब से हम ये जो दिवस है हम इसको बहुत गर्व के साथ हम मनाते हैं। और आज यही परंपरा रखते हुए हम आज भी सब लोग हमारा भाई बहन सब इकट्ठा हुए हैं। प्राचीन उत्कल और आज की ये उड़ीसा में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए हैं। हम जानते हैं हमारी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं, वो इस राज्य से बिलोंग करती हैं और साथ ही हर क्षेत्र में उड़ीसा ने बहुत सारी डेवलपमेंट्स दिखाए हैं। और इसी के चलते चलिए आज इस उत्कल समाज में हम उत्कल दिवस में इन सभी के साथ शामिल होते हैं। आज होची अप्रैल 1 तारीख उत्कल दिवस। यही पवित्र दिवस विषय में मते किछि कहिबार सुजोग मिलथबार मु निजको धन्यवाद माने करू। एपरि मनमुग्धकर सौंदर्यमय कला, भाषा, संस्कृति तथा सामाजिक मूल्यबोध भली अनेक वैशिष्ट्यतार सम्मिश्रण देखा मिलियो ना।
वंदे उत्कल जननी। इस गीत में ओडिशा प्रदेश को एक माँ के रूप में देखा गया है और उनकी जय जयकार की जा रही है। साथ ही ओडिशा की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक सुंदरता का भी वर्णन है। लक्ष्मी पुराण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल्चर और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि जगन्नाथ कल्चर से बहुत ही अंदरूनी तरीके से जुड़ी हुई है। पूरे भारतवर्ष में खास करके पूर्वी भारत में इस चीज़ का चलन है जहाँ पे माँ लक्ष्मी की पूजा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और श्री जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी जो कि उनकी अर्धांगिनी है, ये किस तरह से माँ लक्ष्मी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ये इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ की महिलाओं से। तो हम आपसे जानना चाहते हैं ये लक्ष्मी पुराण, इसका महत्व क्या है और इसके कुछ बोल जिसके मतलब हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली क्या है ना, ये वुमेन एम्पावरमेंट आज का कॉन्सेप्ट है, बट वो काफ़ी साल से हमारे भारत के संस्कृति में है। और ओडिया और जगन्नाथ, ये तीनों नाम को कोई अलग नहीं कर सकता है, ये तीनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो जो लक्ष्मी पुराण आपने अभी सुना, उसमें बेसिकली ये होता है कि एक शूद्र
जो कि माँ लक्ष्मी की आराधना करती है अपने मन से। इतने सारे बैरियर्स होने के बाद, गरीबी होने के बाद भी वो माँ को पूजती है और माँ खुश होके उनके घर पे जाती है। लेकिन जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलभद्र या बलराम जी उनको श्री मंदिर में आने को मना करते हैं, क्योंकि वो उच्च कुल के थे और वो एक शूद्रा थी, नीच जाति की थी, जो भक्त थी माँ की। तो माँ इससे खफा होके श्री मंदिर छोड़ के चली जाती है और उसके बाद जो जगन्नाथ जी और बलराम जी को भुगतना पड़ा है, भगवान होते हुए भी उनको खाना भी नसीब नहीं होता था, पानी भी नसीब नहीं होता था, और फिर जाके वो अपने गलती को मानते हैं और सारे मनुष्य जाति को अधिकार मिलता है कि वो भगवान या माता का जो पूजा है अपने निष्ठा से करें। तो यही है लक्ष्मी पुराण। और आज जो हम लोग सोचते हैं कि जातिवाद है, ये ऊंच जाति का है, ये नीच जाति का है, तब सोचिए ये कितने सालों पुरानी बात है, ये प्रथा है जिसमें सबको एक ही नज़र से देखा गया है। तो इसके लिए हम पूजा करते हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब एक तरह से जातिवाद को यहाँ पे झुटलाया गया है और माँ ने, स्वयं माँ ने भी जगन्नाथ जी को भूखा रखा था इसके लिए, ताकि जातिवाद यहाँ से हटाया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नारी शक्ति का क्या महत्व है। उलूध्वनि भारत की संस्कृति का और ओडिशा का भी एक अभिन्न अंग है, जहाँ पे हर शुभ कार्य से पहले उलूध्वनि दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ हमारी दशभुजाएं हैं जो आज उलूध्वनि देंगी और हम देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा देर तक उलूध्वनि देते रह सकती हैं। आप सभी रेडी हैं? आप सबका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम? ममता, कहाँ रहते हैं आप? डॉलीगंज में। आपका? चिन्मयी, मिनीवे, सुमित्रा, स्कूल लाइन, अनिता दास, आदिपुर, मैसंदी, कालीगढ़, अनुसया, भातु बस्ती। मोनालिसा, BSNL कॉलोनी, DIG कॉलोनी। तो आप सभी हमारी दशभुजाएं हैं और आप सब उलूध्वनि दीजिए, ऐसे दीजिए कि पूरा माहौल जो है ओडिशा पहुंच जाए। ठीक है, आप सब रेडी हैं? आप रुकना, अगर आप रुक गए बीच में तो क्या कीजिएगा, आप एक स्टेप पीछे ले लीजिए। ठीक है, और जो उलूध्वनि कंटिन्यू कर रहे हैं वो अपने स्थान पर खड़े रहें। 3 के काउंट पे आप स्टार्ट करेंगे। सभी रेडी? 1 2 3। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। मतलब इसमें सांस का कितना रोल होता है, इतने लंबे समय तक सांस को रोकना पड़ता है। कैसे किया आपने? वही भगवान को बुला के कर लिया, भगवान का नाम लेके कर लिया। तो आप हर रोज़ घर में उलूध्वनि देते? जब तक भगवान का पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा का उलूडी होता है, महीना में तो एक बार हुए। हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अनुसया जी के लिए आप सभी ज़ोरदार ताली दे दीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रंगोली बनाई गई है, लेकिन ये कुछ अलग तरह की रंगोली है। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इसे आप क्या कहते हैं और ये किस तरह से बनाई जाती है। हमारे इधर, बाकी सारे हमारे भारतवर्ष में रंगोली कलरफुल होता है, पर हमारा ये जो होता है ये कच्चे चावल को पीस के उसका घोल से ही बनाते हैं और ये माँ लक्ष्मी का फेवरेट है और इसी से ही उन्हीं का पूजा स्टार्ट होता है। और सबसे उनका फेवरेट ये कमल वाला फूल और उसमें चरण पादुका। तो माँ लक्ष्मी ये देखेगी जहाँ पे भी ना, उधर वो खींची आ जाती है। तो माँ लक्ष्मी इसी से प्रसन्न होती है और कृपा बरसाती है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी के पैरों की छाप बनाई गई है जो मंदिर की तरफ अग्रसर हो रही है। इसका ये मतलब है कि माँ लक्ष्मी इस मंदिर में
प्रवेश कर रही हैं और जहाँ पर सफाई साफ़ सुथरी तरीके से मन को साफ रख के माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं वहाँ पर आविर्भूत होती है और सबको अपना आशीर्वाद देती हैं। यहाँ पे सभी उत्कल दिवस में शामिल हुए हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप उड़ीसा के कौन से भाग से हैं? मैम मैं उड़ीसा से ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं राउरकेला में पढ़ी बड़ी हूँ और मतलब अच्छा लगता है मुझे वहाँ पे। और मैं यहाँ से 4 साल से आई हूँ, अभी तो फ़िलहाल इधर से जा रही हूँ, लेकिन अच्छा लगा। और उड़ीसा की संस्कृति बहुत अच्छा है, मतलब बहुत पुराने है। और उत्कल दिवस वहाँ कैसे मनाई जाती है? उत्कल दिवस में हम स्कूल कॉलेज में ऐसे मनाया जाता है और ऑफिस वगैरह में मनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कोई कल्चरल प्रोग्राम जैसे बना के और ओडिसी डांस वगैरह कराते हैं। बहुत मिस करते हैं हम क्योंकि हम छुट्टियों में साल में कभी कभार जाते हैं, जाके एंजॉय करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप आज भी एंजॉय कीजिए और हम आशा करते हैं आपको यहाँ पे भी एक छोटी सी झलक मिलेगी उड़ीसा की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उड़ीसा में और कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और किस तरह से मनाए जाते हैं? उड़ीसा में रथ यात्रा, दीपावली, होली, ये सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो ये सभी फेस्टिवल्स आप यहाँ पे भी मनाते हैं अंडमान में? हाँ, मनाते हैं, सब इधर आके मनाते हैं, कुछ घर पे मनाते हैं। तो वहाँ से और यहाँ में क्या अंतर है? कुछ परिवर्तन आपको लगता है कुछ है यहाँ पे? हाँ, लगता तो है परिवर्तन, क्योंकि वो तो उधर तो अपने ही सारे हैं, इधर गिने चुने लोग हैं तो एक साथ मिलते हैं, मनाते हैं। लेकिन यहाँ इस उत्कल सोसाइटी के माध्यम से आप सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे सभी भाई बहनें यहाँ पे एकत्रित होती हैं। आपको एक अपनापन सा लगता होगा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैंने उड़िया में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ? जो भी आप लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं। बहुत बढ़िया लगे ठीक, कहीं ना एटी एमती लगे आम देश को आम राज्य को किसी समय पे आसी जाइछु, एमती ही लगे, तो भल लगे, बहुत भलो लगुछु। नाइस। आप कितने सालों से अंडमान में हैं? 2 साल से। उससे पहले उड़ीसा में थे, तो आपको यहाँ पे आपका मन लगता है? पहले तो मन लग रहा था, अभी थोड़ा मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, उड़ीसा के फेस्टिवल्स, वहाँ आप अटेंड करते हैं? यस। तो वही वहाँ पे जिस तरह का फेस्टिवल होता है, यहाँ पे जब आप अपने भाई बहनों से मिलते हैं, उड़ीसा के बाकी के भाई बहनों से, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप उड़ीसा के कौन से भाग से? हम लोगों का पुरी है। पुरी से हैं, तो पुरी में तो जगन्नाथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। आपने अटेंड किया होगा वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे हुआ। तो कैसा लगता है? यहाँ पे भी अटेंड किया है? इधर भी अटेंड किया है, उधर भी अटेंड किया है, लेकिन इधर से थोड़ा सा तो वो तो फेस्टिवल हो रहा है पुरी से ना, वो भी अच्छा है। और वहाँ का सबसे, पुरी में सबसे जो प्रसाद होता है, वो कौन सा प्रसाद होता है? उनका नाम ओडिया में अभड़ा बोलते हैं, अभड़ा प्रसाद, महाप्रसाद उनको वो बनाई जाती है। आपका नाम है? संयुक्ता। आप कितने सालों से अंडमान में? अभी तो मैं 6 महीना हुआ आया हूँ, बाहर थी। अच्छा, तो आप इससे पहले उड़ीसा में थे? उड़ीसा से यहाँ पर आकर आपको एक छोटा सा उड़ीसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और इसके नेचुरल जो प्रकृति जो है ना, बहुत अच्छा है उड़ीसा से। यहाँ उड़ीसा सोसाइटी के माध्यम से सभी उड़ीसा के भाई बहन यहाँ पे हर फेस्टिवल में एकत्रित होते हैं, तो आप आते हैं हर फेस्टिवल? हाँ, हर फेस्टिवल में आते हैं। आपको अच्छा लगता है? उड़ीसा की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है? अच्छा लगता है। कौन कौन से फेस्टिवल्स आपने यहाँ पे अटेंड किए? हम लोग जैसे रथ यात्रा होता है और हर पूर्णिमा में इधर प्रोग्राम होता है, वहाँ आते सब। चलिए, बढ़िया। आपका नाम? स्नेहा। कौन सी क्लास में आप? हाँ, हम अभी कॉलेज में हैं, अंडमान लॉ कॉलेज। तो अच्छा, आप क्या कर रही हैं? कौन सा कोर्स? लॉ कर रहे हैं। लॉ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं? जी, स्टार्टिंग से यहीं पे है। तो आपको कैसा लगता है? आप अपने कल्चर को यहाँ पे जान पा रही हैं, क्योंकि आप लोग आगामी पीढ़ी है, आपको इस कल्चर को आगे बढ़ाना है, तो आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा है अपने कल्चर के बारे में?
बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आई थिंक लाइक रथ यात्रा हो गया, उत्कल दिवस, फिर पूर्णिमा वगैरह सब तो होता है, तो हम भी एंजॉय करते हैं और ऑब्वियसली हम सब फ्रेंड्स मिल भी जाते हैं तो हम डांस भी परफॉर्म करते हैं। सो ऑब्वियसली सब समझ जाते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नमस्कार मैम, आपने ये जो साड़ी पहनी हुई है, यहाँ पे कई सारे हमारी दशभुजाओं ने ऐसा ही साड़ी पहना हुआ है, ये कौन सी साड़ी है और इसका क्या महत्व है? ये साड़ी हम लोग जो उड़ीसा में हर स्त्री पहनते हैं। ये एक्चुअली बहुत साड़ियाँ हैं जिसमें बोमकई पाटो है, संबलपुरी पाटो है, खंडवा पाटो है। तो ये साड़ी को बोमकई पाटो बोलते हैं। तो ये सभी वहीं पे तैयार होती है? हाँ, यहाँ सब नयागढ़ ये वगैरह एरिया, मयूरभंज उस एरिया में वगैरह में ये सब साड़ियाँ एक ही सूते में उन लोग बुनते हैं। और ये हर साड़ियाँ एक एक पीस ही रहती है, दो पीस नहीं रहती है। एक साड़ी की एक पीस माने एक ही सूते में, रेशम की सूते से ये बुनी जाती है। तो आप सब यहाँ पे जो साड़ी पहन के आप उड़ीसा के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने संबलपुरी साड़ी कहा, वो बहुत ही फेमस है उड़ीसा में। और कौन कौन सी फेमस चीज़ें हैं उड़ीसा में, इसके बारे में जानना। उड़ीसा में सबसे बड़ी फेमस चीज़ तो मैं खाने पे जाऊँ तो दही वड़ा, आलूदम, पहाड़ी रसगुल्ले एंड छेनापुरो। सबसे बड़ा है पखालो हम लोग का, जो राष्ट्रीय फूड है देखा जाए तो उड़ीसा का। एंड है सबसे मुझे जो अच्छा लगता है वो है दही वड़ा आलूदम। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के कई सारे ऐसे भजन हैं जो मन को मोह लेते हैं। तो चलिए ऐसा ही एक भजन हम सुनते हैं हमारी दशभुजाओं से। जय जय जगन, जय जय लक्ष्मी कांत है, जय श्री जगन्नाथ। जार पादे कोटि ब्रह्मांड, ध्यान करे अच्युत। गंगा देवी जार पयरु होइछन्ति बाहर, केउ जल नेई धोइबी प्रभु चरण तोर। आउ गरुड़ आसन जाहर, किस देवी आसन। लक्ष्मी देवी जार घरणी, तांकु की देवी धन। आउ सरस्वती जार छामुरे, वीणा जंत्र बजाती। केहू मंत्र पढ़ी भोनाथ, तोते करिबी स्तुति। आहे नील शैल प्रबल मतवरण, प्रबल मतवरण। मोआरत नलिनी बनकु कल दलन। आहे नील शैल घोर बने मृगुणी को पड़ीथिला कषण। घोर बने मृगुणी को पड़ीथिला कषण। एड़े बड़ विपत्तिरु उद्धारिल आपण। आहे नील शैल गजराज डाक देला, थाई घोर जलेन। गजराज डाक देला, थाई घोर जलेन। चक्र पेशी नक्र नासी, उद्धारिल आपण। आहे नील शैल कुरु सभा तले शुणी, द्रौपदीर जनाण। कुरु सभा तले शुणी, द्रौपदीर जनाण। कोटि वस्त्र देई तुम्भे, लज्जा कल वारण। आहे नील शैल।
श्री जगन्नाथंक 16 नाम गोटी गोटी करी कहूछि शुण केउ काम बेले कि नाम जपिले पुनः हुए मनस्कामलो शयन काले डाकिबु आहे पद्मनाभ भोजन बेले डाकिबु आहे जनार्दन यात्रा काल रे डाकिबु बामन बामन ताकू डाकिबु संकट बेले डाकिबु श्री मधुसूदन विवाह कर्म रे प्रजापति नाम युद्ध काले चक्रधर विवाह कर्म रे प्रजापति नाम युद्ध काले चक्रधर प्रणय काल रे श्रीधर डाकिबु प्रणय काल रे श्रीधर डाकिबु मन बांछा हब पुनलो प्रवास रे थिले भजुथिबु त्रिविक्रम भजुथिबु पर्वत आरोहण रे श्री रघुनंदन ताकू डाकिबु पर्वत आरोहण रे श्री रघुनंदन जन्म ताहाते मरण ताहाते करम डोरी घोर अरण्य रे नृसिंह डाकिबु संकट होइबु पारिलो दुस्वप्न देखी डाकिबु गोविंद गोविंद समस्त कर्म रे सुने डाकिले माधव दुस्वप्न देखी डाकिबु गोविंद गोविंद समस्त कर्म रे सुने डाकिले माधव अंतिम काले डाकिबु रख नारायण ताकू डाकिबु अंतिम काले डाकिबु रख नारायण। उत्कल दिवस का उत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि संस्कृति का रंग, परंपराओं की छटा और प्रतिभाओं की झलक आपको दिखाती है। और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं जो है क्विज़, जहाँ पे यहाँ पे जितनी भी दशभुजाएं हैं उनसे हम कुछ सवाल करेंगे उड़ीसा से जुड़ी हुई और देखेंगे कि ये अपने राज्य को कितनी भलीभांति जानती हैं। तो पहला जो सवाल है वो बहुत ही सिंपल सवाल है। आप सभी यहाँ उत्कल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो पहला सवाल ये है कि उत्कल दिवस या फिर उत्कल प्रदेश कब बना था? अरे वाह, सबको आता है, आप बताइए। 1836। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। उत्कल सम्मेलनी के प्रतिष्ठाता कौन थे? देखिए फिर से सभी हाथ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम ममता है, मधुसूदन दास है। ये सही है? इन्होंने जो कहा सही है? बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। अगला सवाल, इनमें से कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि पहले से अपने हाथ ऊपर ही रखेंगे क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट है कि इन्हें सब आता है। चलिए मैं अगला सवाल करती हूँ, ये भी काफ़ी इजी है। उड़ीसा के प्रेजेंट मुख्यमंत्री का नाम? आपका नाम? नमिता महतो। आपको आंसर पता है? श्योर हैं आप? अच्छा, आंसर बताइए। मोहन चरण माझी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए कितना जानती हैं ये अपने स्टेट के बारे में। वेरी नाइस। अब अगला सवाल, उड़ीसा में अभी कितने ज़िले हैं? आपका नाम? रीना गिरी है और 30 जिले हैं। बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। मुझे लगा था मतलब आप थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ये है नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविवर उपाधि किनको मिला है? कविवर उपाधि किनको दिया गया है? आपका नाम? अनुश्रुता राधानाथ राय। सही है, देखिए बिल्कुल सही। तो आप इनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमें।
ज़्यादा तो नहीं बता सकती क्योंकि स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, बट बहुत ही फेमस पोएट थे। तो उन्हें कविवर उपाधि से सम्मानित किया गया था जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये उड़ीसा की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब उड़ीसा स्वाधीन हुआ था तो स्वाधीनता के बाद उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वाधीनता के बाद उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपका नाम? सुचित्रा है। हरे कृष्ण महताब। हरे कृष्ण महताब जो स्वतंत्र उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आप सभी। देखिए यहाँ की जो दशभुजाएं हैं वो कितनी ज़्यादा अवेयर है, कितनी ज़्यादा नॉलेजेबल है अपने स्टेट को लेकर और अपने कल्चर को लेकर। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यही है जो इस संस्कृति को और इस चीज़ को अपने अगले जनरेशन्स को दान करेंगी। तो ये इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल है तो इसी चीज़ को ये अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी पहुंचाएगी। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो इन सभी महिलाओं ने सभी महिलाओं ने नहीं, यहाँ पे उपस्थित जितने लोग हैं उन सभी ने एक गीत गाया था, वंदे उत्कल जननी। तो वंदे उत्कल जननी के रचयिता कौन है? किन्होंने ये गीत लिखा है? आपका नाम? मेरा नाम सोनीता। लक्ष्मीकांत महापात्र। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। बिल्कुल सही। उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे? मुझे तो नहीं पता, बस ये पता है कि उन्होंने रचना की थी वंदे उत्कल जननी की। उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करके उसे आगे बढ़ाने में पंच सखाओं का बहुत बड़ा योगदान था। तो हम जानना चाहेंगे कि पंच सखा में कौन कौन शामिल थे, उनके नाम क्या हैं? आपने सुना है पंच सखा के बारे में, जिन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था? यहाँ पे कोई है? अच्छा, आप दोनों मिलकर बोलना चाहेंगे? दोनों मिलकर बोलना चाहेंगे। चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। बलराम दास। अच्छा, बलराम दास एक थे। जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास और जसवंत दास। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली। तो ये सभी थे जिन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था उड़ीसा में, और आगे चलकर उड़ीसा में ये जो कीर्तन करने की जो प्रथा है इसे बहुत आगे तक ले जाई गई। तो ये पंच सखा ही थे जिन्होंने इस धर्म को आगे तक लेने में सहायता की थी। अब आगे हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु का एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता का ग्रंथ है जिसे गीत गोविंद के नाम से जाना जाता है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गीत गोविंद की रचना किन्होंने की थी? इसके रचयिता कौन थे? सुमित्रा। सुमित्रा जी, गीत गोविंद क्या है उसके बारे में पहले थोड़ा सा बताइए, फिर हम जानेंगे आपसे जो इस सवाल का जवाब। नहीं आइडिया मेरे को। इसका आंसर है जयदेव। आंसर जयदेव। जयदेव है। और गीत गोविंद क्या है, यहाँ पे कोई बोलना चाहेंगे? उसमें राधा कृष्ण की स्टोरी है जो जयदेव ने अपने भाषा में भगवान के मतलब सुनाने के लिए बोला था। अच्छा, तो गीत गोविंद में जगन्नाथ महाप्रभु और राधा कृष्ण की जो गाथाएं हैं उनके बारे में वर्णना की गई है, और इस वर्णना को एक सम्मिलित रूप से गीत गोविंद नाम से प्रचार और प्रसार किया गया। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं कौन है? सब एक साथ बोलेंगे? वेरी नाइस। तो बहुत बहुत तालियां आप सभी के लिए। आपने बहुत अच्छा अपने संस्कृति को संभाल के रखा है और इतना आप जानकार हैं इसके बारे में। तो हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी संस्कृति को, अपने धरोहर को इतना ज़्यादा सम्मान दिया है। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीपलिशा है। तो आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं? जी, मैंने अभी अभी अपना रिसेंटली एमबीबीएस कंप्लीट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप ये कब से सीख रही हैं, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जो हिस्ट्री है ये थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरा ओडिसी के लिए बचपन से पैशन रहा है। मैं जब 3 साल की थी तब से मैं ओडिसी सीख रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सारे ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं प्रोफेशनल ओडिसी डांसर्स होने के। बाकी रिसेंटली थोड़ा प्रैक्टिस छूटा हुआ है, बट आई हैव अ पैशन फॉर इट, सो आई एम कंटिन्यूइंग। बाकी ओडिसी हम लोगों का कल्चरल एक डांस फॉर्म है। हमारे इंडिया के 8 क्लासिकल डांसेस में से एक है। ये एकमात्र डांस फॉर्म है जो कि लॉर्ड जगन्नाथ के लिए हम लोग डेडिकेट करके करते हैं। ओरिजिनली ये महारी नृत्य के नाम से जाना जाता था, जो देवदासी लोग
जो लोग बचपन से खुद के पूरे लाइफ को प्रभु जगन्नाथ को समर्पित कर लेते हैं। ये श्री जगन्नाथ के श्री मंदिर में मेनली परफॉर्म किया जाता था एंड उसके बाद इस प्रथा को हमारे गुरुओं ने आज के डेट तक ले आया है। तो आपने बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस दिया एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम दशभुजा में, और आज हम जहां आपको ओडिशा के ओर ले चले हैं, और ओडिशा केवल सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अपने खान पान में भी कई रंगों को दर्शाती है, और यहाँ पे उसकी एक छटा आपको देखने को मिलेगी। ये पहला आइटम है, तो इसे किसने प्रिपेयर किया, इसका नाम क्या है और इसका क्या महत्व है? इसको बोलते हैं हम लोग उड़िया में पखाड़ भात। इसको हम लोग मार्च 20 को भी इसको पखाड़ा दिवस में पालित होता है। इधर में हम लोग उड़ीसा में पखाड़ा दिवस भावे पालित होता है। अच्छा, तो इसके ऊपर एक पूरा दिन आपने जो है डेडिकेट किया है, पखाड़ दिवस। तो इसकी क्या महत्वता है, क्यों इसे इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है? क्योंकि ये गर्मी के दिन में ठंडाई के लिए, शरीर को ठंडा देने के लिए खाया जाता है। इसमें दही मिक्स किया जाता है और भगवान जगन्नाथ जी के भी प्रिय खाद्य है। अच्छा, तो भगवान जगन्नाथ जी भी इस खाद्य को इतना पसंद करते थे और इसे पखाड़ भात कहा जाता है, जो गर्मी में हमें राहत देती है। इसे तैयार करने में कौन कौन सी चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया है? पखाड़ में दही डाला, दही, धनिया पत्ती और मिर्ची, और ये सजना फली आलू फ्राई, ये पोटल फ्राई, ये आलू फ्राई, ये करेला चिप्स, वो एक कड़वा वो बड़ा होता है, वो बड़ी भरता, टमाटर भरता, वो आम चटनी, वो आम का खट्टा है, ये साग भजा, ये बैगन भरता, ये बैगन फ्राई। तो इन सभी चीज़ों को पखाड़ भात के साथ ही खाया जाता है इसको साथ। बहुत ही सुंदर आपने यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दिया है, काफ़ी सुंदर। ये कौन सी डिश है? ये मालपुआ है। ये भी जगन्नाथ महाप्रभु के पास प्रसाद के रूप में लगता है। ये उनको बहुत पसंद है। ये मैदा, सूजी और पका वाला केला, दूध, सौंफ, ये सब डाला जाता है, और ये भगवान जी का बहुत प्रिय खाद्य है, स्वीट है। ओके, नेक्स्ट दही वड़ा और आलू दम है। ये दही वड़ा दही भल्ला या दही वड़ा जैसा है, बट डिफरेंस है ये कि इसमें जो दही का कंसिस्टेंसी है वो पतला है, पानी दिया जाता है। और ये कटक और भुवनेश्वर में ब्रेकफास्ट में सब खाते हैं, जो स्नैक्स कॉर्नर में ये हम हर जगह मिलता है। और ये वड़ा है, इसमें प्याज, मिर्ची, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता सब है, वो थोड़ा अलग होता है। तो ये उड़द दाल से बनता है? ये उड़द दाल से बनता है। चलिए, ये जो डिश है, ये क्या डिश है, इसका नाम जानना चाहते? ये पोड़ो पीठा है। पोड़ो पीठा मैंने चावल, उड़द दाल, नारियल के दूध, गुड़ सब डाल के, ये पोड़ो पीठा जगन्नाथ का मासी माँ का घर में जाने से यही फास्ट भोग लगता है। ये पोड़ो पीठा बोलते हैं। चना डाल के बड़ा है। चना, ये छेना करी है। छेना करी, छेना करी जी। यहाँ एक और डिश हमें दिख रही है, ये कौन सा डिश? ये मंडा पिठा है। ये सूजी, नारियल और गुड़ से बना है। ये भी जगन्नाथ जी के पास प्रसाद लगता है। क्या ये भी पेठा है? हाँ, ये ना चितौ पिठा है। भगवान का जो 56 भोग है, इसमें से एक भोग वो चितौ अमावस्या हमारा होता है, इसमें लगता है। और भगवान का जगन्नाथ के पास 56 भोग से एक भोग। और ये गुलगुला है, ये नारियल और रॉ राइस इसमें बनता है। और ये सूजी और आटा, गुड़ और जो पान मधुरी उसमें, उसके साथ। ये गुजिया है। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का भोग है। ये पूरी में बहुत फेमस है। ये पूरी में आप हर जगह जाओगे, उनका प्रसाद यही है। इसे क्या बोला जाता है? ये खाजा है, बहुत जगह में खाजा बोलते हैं, यहाँ पर गजा बोलते हैं इसको। उड़ीसा पूरी में खाजा, गजा बोलते हैं। तो ये गजा आपने तैयार किया है? हाँ जी, बिल्कुल। किस तरह से तैयार करते हैं? इसको मैदे में पहले उसका डो बनाते हैं, उसके बाद में चीनी के सीरे में उसको लपेटते हैं, ड्राई हो रेडी हो जाए। कितना समय लगता है इसे बनाने? आधा घंटा, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में बन जाता है? अरे वाह, ज़ोरदार तालियां इन सभी दशभुजाओं के लिए। मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन
अब तक मैंने जो देखा है उसमें सचमुच काबिले तारीफ़ है। हर जगह एक अलग एक इनका जो स्वाद का जो निखर के आ रहा है, और सचमुच इतना सारा क्विज़िन जो खाली आप जिसमें ओडिशा में ही ये बनता है। आपने क्या बनाया है? इसको बूढ़ा चितौ बोलते हैं, इसको छुंची पत्र बोलते हैं। अच्छा, ये हम लोगों का बच्चों का जब जन्मदिन होता है खासकर ये हम लोगों का भोग लगता है। और ये उड़द दाल जैसे हम लोग का इडली का बैटर, वो इसमें आटा, नारियल, गुड़ और इलायची सब कुछ डाला हुआ रहता है। और इसमें नारियल का स्टफिंग देके खाली चावल को छाट के उसको बहुत पतला सा लेयर बना के उसके अंदर उसका स्टफिंग भी है। ये आपने बनाया है? ये क्या है? ये तो पीठा है और ये घुगनी है। ये हम लोग उड़ीसा का सुबह का ब्रेकफास्ट है। सुबह सुबह ये वाला खाते हैं ज़्यादातर घर में। कैसे बनता है? वो तो अरहर दाल और कच्चा चावल में बनाते हैं इसको। और ये तो मटर का सब्जी है। तो साउथ इंडिया में भी इसी प्रकार का एक डिश बनता है, डोसा। हाँ, ये लेकिन हम लोग उड़ीसा में पीठा बोलते हैं इसको। आपने क्या बनाया? ये मसाला पिठा है। ये चावल का पाउडर और मसाला में बनता है, मतलब शाम को स्नैक्स टाइप का। एक्चुअली उड़ीसा में ही बनता है ये। तो पेठे का ही हमने 6-7 रूप देख लिया जो अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग अवसरों में बनता है। इसे कैसे बनाया जाता है? ये पहले मसाला को फ्राई करते, फिर पानी डाल के चावल के आटा को डाल के फिर डो बनाते हैं, फिर तेल में फ्राई करते हैं। अच्छा, कितना समय लगता है इसे बनाने में? हाफ एन आवर। तो अब तक हमने जितना भी यहाँ पे डिशेस आप लोगों ने हमें दिखाया, ये हेल्दी और टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी कम समय में तैयार होने वाली चीज़ें हैं, जो ये बोल रही हैं कि 30 मिनट्स के जितने समय में ये बन जाता है। आपने क्या बनाया है? मैम, इसे हम ओडिया में बीरी गजो बोलते हैं। ये बेसिकली जो चावल का आटा है उसको डो बना के उसके अंदर उड़द दाल की स्टफिंग डालते हैं। ये बेसिकली एक सेवरी आइटम है, मतलब इसमें शुगर नहीं रहता, तो हम इसको डेली मतलब ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हैं। तो ये बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी। जी, इसमें शुगर नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, रेगुलर बेसिस में बना सकते हैं। जी। अच्छा, आपने क्या बनाया? ये सूजी मंडा, ये बिड़ी बड़ा, ये काकरा। ये सूजी पिठा होती लक्ष्मी माँ प्रधान भोग। ये हम ओडिशा रे भोग को लक्ष्मी माँ वैसे पूजा करती। ये सूजी पानी गरम पानी करके सूजी को मिला के उसे नारियल गुड़ अलग से मिला के उसका अंदर दे के उसको खा करके वो तेल में फ्राई करती। आप खाए के देखिए थोड़ा। तो मैं यहाँ पे टेस्ट करके देखती हूँ। ये वड़ा है, बहुत ही स्वादिष्ट। आपने कितने समय में बनाई? ये 15 मिनट में तो हो जाता, जल्दी हो जाता। 15 मिनट में? जी। पीस के और उस पर मिर्ची और करिया पत्ती, धनिया पत्ती, उसमें भगवान के लिए लेके आया करके प्याज नहीं डाला, उसको ऐसे घोल करके तेल में फ्राई करा, जल्दी हो गया। ये भी जल्दी हो गया। हाँ, इसको भी चखिए थोड़ा। ये मंडा मीठा बोलते हैं इसको। ये मंडा पेठा है। ये मीठा होता है। ठीक। इसके अंदर आपने स्टफिंग डाली है, नारियल की स्टफिंग डाला है। अच्छा, स्टफिंग में आपने गुड़ का इस्तेमाल किया? गुड़ और इलायची और काला मिर्च। बहुत ही बढ़िया। इसमें नारियल का फ्लेवर है और जो इसकी बाहर का स्टफिंग है वो काफ़ी अच्छा है, क्रंची सा है। बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। आपने क्या बनाया है? मैम, ये इसका नाम है एंडूरी पिठा। ये हमारे एक मतलब फेस्टिवल है उड़ीसा का, उसमें ये बनता है स्पेशल। हमारे बड़े बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये बना के पूजा करते हैं। उड़द दाल चावल से ये पेस्ट बनता है, बैटर बनता है, उसके अंदर नारियल गुड़ छेना कुछ भी डाल सकते हैं, उसमें बंद करके ऐसे हल्दी पत्ता नहीं तो केला के पत्ते में बन के स्टीम देके होता है। ये हेल्दी भी है, आप चाहे तो टेस्ट भी कर सकते हैं।
तो ये सभी जो पेठा है पहले आप भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद आप सभी इसे खाते हैं? नहीं, वहाँ उस जिस दिन फेस्टिवल है ना, उस दिन जब बनता है तभी भगवान का जो पूजा होता है, लक्ष्मी माँ के पास पूजा होता है, और बड़े बच्चों को बिठा के ना उनको पहले खिलाते हैं। जो घर के बड़े बच्चे हैं उनको पूजा करके ये पिठा खिलाते हैं। उसके बाद हम सब खाते हैं घर में, फिर सबको देते भी हैं, सब खाते हैं। तो इन्होंने जो कहा कि लक्ष्मी पूजा के दिन खास करके ये पेठा बनाया जाता है और जितनी भी घर की बच्चियां होती हैं उनको पूजते हैं भगवान लक्ष्मी के रूप में, और फिर उन्हें ये प्रसाद चढ़ा के फिर इनका भोग ये सभी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने क्या बनाया है? हम डालमा बनाया है और छेना खीरी बनाया है, और ये पुलाव है, खिचड़ी है ये, जो कि हम लोग का जगन्नाथ भगवान को प्रसाद चढ़ता है। ये उनके पास है, यही प्रसाद चढ़ता है। ये क्या है? ये छेना खीरी है, ये छेना खीरी। खीरी। अच्छा, ये कैसे बनती है? वो अमूल का पाउडर होता है, उसमें दूध बना के और छेना को पनीर को पहले ये क्या करते हैं, उसको घिसते हैं। हाँ, पहले छेना बना देते हैं दूध में, उसके बाद अमूल को पूरा पानी के जिसमें दूध बना के उबलते उबलते वो छेना डालते हैं उसमें। तो ये कौन से अवसर पे बनाई जाती हैं? किसी खास अवसर पे ये बनता है? वो सब फेस्टिवल में भी बन सकता है, ऐसे भी घर में भी बना के खा सकते हैं, भगवान को प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं हम। जी। यहाँ पे ये क्या है? ये काकरा पिठा, उड़ीसा का एक काकरा पिठा है, जो कि वो भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद चढ़ाते हैं, वो लक्ष्मी माता का पास भी प्रसाद चढ़ाते हैं। ये सूजी में बनता है। तो ये आपने जब तैयार किया है तो इसे ब्लास्ट में फ्राई किया है? नहीं, पहले बॉईल करके और वो नारियल का स्टफिंग दे के करते हैं, उसके बाद फ्राई करते हैं ऑयल में। तो सूजी का कोटिंग है बाहर और अंदर नारियल का स्टफिंग। हाँ, तो ये भी एक पेठा है जो भगवान जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी की आराधना के समय पे भोग चढ़ाया जाता है। यहाँ बाहर में सूजी की कोटिंग होती है, अंदर में नारियल को स्टफ़ किया जाता है। राइट, ये क्या है? ये गईठा पिठा है और खास उड़ीसा का दिवाली में बनाते हैं, जो प्रसाद भी चढ़ाते हैं, और इसको सूजी में बनाते हैं और प्रॉपरली चावल का पाउडर में बनाते हैं, और कोई सूजी में भी बनाते, तो हम चावल का पाउडर में बना के रेडी कराए हैं। तो इसे बनाने से पहले कुछ जैसे भिगो के रखना होता है, ऐसा कुछ करना? चावल को भिगा के उसको पाउडर बना देते हैं, उसका बाद गर्म पानी में उनको अच्छा से एक फ्राई करके फिर हम लोग बनाते हैं। तो आपने इतना सुंदर इसे गार्निश किया है ड्राई फ्रूट्स के साथ, ये हेल्दी भी होता होगा बॉडी? जी जी। क्या हेल्थ बेनिफिट्स है इसके? उसमें शुगर बहुत कम दे के बनाया है, और उसमें खाने से पेट वगैरह ठंडा रहता और हेल्दी रहता। चावल का पाउडर है तो ऑब्वियसली हेल्थ के लिए अच्छा होता। जी मैम, मैंने रसगुल्ला, गुड़ का रसगुल्ला और छेना पोड़ो, हमारा जो उड़ीसा का फेवरेट डिश है, वो बनाया हुआ है। ये रसगुल्ला जो है, हमारे जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा ख़त्म करके जाते हैं, रिटर्न करते हैं मंदिर में, तो माँ लक्ष्मी गुस्सा में रहती है, तो उनको ऑफ़र करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी को स्वीट बहुत पसंद है, तो माँ लक्ष्मी आराम से मान जाएंगी। तो उस दिन को हमारे उड़ीसा में रसगुल्ला दिवस भी मनाया जाता है। और ये हमारा छेना पोड़ो है, इसका भी मतलब एक दिवस है, अप्रैल 11, उस दिन छेना पोड़ो दिवस भी मनाते हैं। और ये हमारे इधर एक डिस्ट्रिक्ट है नयागढ़, वहाँ पे इनोवेट किया गया था। जिन्होंने किया था उनका नाम है सुदर्शन साहू। उनका एक थोड़ा सा छेना बच गया था, और रात में ऐसे ही एक भगोने में रख के ना, जलते हुए चूल्हे जो बुझ जाते ना, उसी में रख के रात को सो गए थे। सुबह उठे ना तो उनका ऐसे ये डिश बन गया, तो उसका नाम उन्होंने दे दिया, वो जला हुआ था, तो उसी से छेना का पोड़ो हो गया, तो उसका नाम छेना पोड़ो हो गया। अच्छा, जल गया इसीलिए छेना पोड़ो हो गया। वाह वाह वाह। और ये जो आप बोल रहे हैं रसगुल्ला, ये मुझे गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है। गुड़ का रसगुल्ला है ये गुड़ का रसगुल्ला है, क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल में चीनी नहीं प्रवेश करता, तो वहाँ पे गुड़ से ही काम चलता है। अच्छा, इसके पीछे भी कोई रीज़न है, हिस्ट्री है कि चीनी क्यों नहीं प्रवेश होता है वहाँ टेम्पल में? क्यों? उस टाइम में चीनी का इनोवेशन नहीं हुआ था, तो गुड़ से ही सब काम होता रहता था। खाना पीना जो भी स्वीट्स बनता था, सब में गुड़ ही यूज़ करते थे।
तो इसीलिए इसका कलर मतलब रेड कलर होता है। बहुत ही बढ़िया। ये चावल का खीर है, राइस खीर है ये भी जगन्नाथ जी का जो 56 भोग है उनमें से एक है। तो ये भी उन्हीं को ऑफर करने के बाद हम सब खाते हैं, हमारा फेवरेट भी है। चलिए, ये तो मैं जानती हूँ, ये दही वड़ा है, ये क्या है? ये इन्होंने बनाया, ये स्टीम है, छेना पोड़ा जैसा है। पहले छेना पोड़ को पोड़ते हैं और उसको स्टीम देती है। वही पनीर से, दोनों पनीर से भी बना हुआ है। जब छेना है ना, छेना से बना। तो ये पूरा पनीर से बनाया है आपने, और क्या क्या इसमें डाला है? इलायची डाला है और चीनी, इलायची, और उसको स्टीम किया, छेना को राउंड करके स्टीम किया, और सूजी, थोड़ा सा सूजी। तो जब आप इसे भगवान श्री जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए बनाते हैं तब उसमें चीनी नहीं डलता है, तब गुड़ डलता है? हाँ। अच्छा, तो अभी आपने चीनी से बनाया है। यहाँ हमारी सभी दशभुजाओं ने हमें जगन्नाथ महाप्रभु के 56 भोग के दर्शन करवा दिए, और मैंने खुद इतना खा लिया है, पेट तो भर गया है लेकिन मेरा मन नहीं भरा है। मन तभी भरेगा जब मैं स्वयं वहाँ इन सभी चीज़ों को अपने आँखों से देखूंगी बनता कैसे है उड़ीसा जाकर। और आप सभी से भी आग्रह करती हूँ कि आप भी उड़ीसा जाएं और इस कल्चर को नज़दीकी से जाने, देखें। और देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम दशभुजा, जहाँ हम आपको भारत की संस्कृति की झलकियाँ ऐसे ही दिखाते रहेंगे।